the body. That is a removal of nitrogenous waste यानी रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। और नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से थे? दैट इज अ यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया from the body in liquid form। लिक्विड फॉर्म का मतलब हुआ दैट इज अ यूरिन। तो मुझे ये बताइए कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज एक्सक्रीशन? यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? Removal of waste. नाइट्रोजनस वेस्ट है। और ये रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट है। नाइट्रोजनस वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन आ जाएगा नाइट्रोजनस वेस्ट में? तो आ जाएगा यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया फ्रॉम द बॉडी इन लिक्विड फॉर्म। और वो लिक्विड फॉर्म क्या है? दैट इज यूरिन। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? और इस प्रोसेस को आपने कह दिया दैट इज नोन एज अ एक्सक्रीशन। इस प्रोसेस को क्या नाम दे दिया? दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन। क्लियर है बात या नहीं है? तो मैंने कहा कि अब हम बात करते हैं बेसिकली दैट इज अ होमियोस्टैसिस की। व्हाट इज होमियोस्टैसिस? ये बताइए। होमियो के मायने क्या हैं? हाँ जी, दैट इज सेम। और स्टैसिस के मायने क्या है? दैट इज एन स्टेज। तो ये बताइए कि होमियोस्टैसिस का मतलब क्या हुआ? Same state. सेम स्टेट से क्या मतलब है? इसका मतलब ये बताइए कि क्या आपकी हार्ट बीट कितनी है? हार्ट बीट 72. 72 टाइम्स पर मिनट। इसी तरीके से ब्रीदिंग रेट क्या है आपका? हाँ जी, दैट इज 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। है या नहीं है? बॉडी टेम्परेचर क्या है? 35. 35 है तुम्हारा, मेरा 37 है। 37। तो दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब आपकी बॉडी के ज्यादातर कंडीशन जो है वो कांस्टेंट है। और जो कांस्टेंट कंडीशन है दैट इज नोन एज अ होमियोस्टैसिस। तो मैंने कहा कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी by which the internal environment is constant। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी की टेंडेंसी है जिसके बिना पर वो इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या रखती है? कांस्टेंट रखती है। समझ रहे हैं? जैसे एग्जांपल की बात करें तो मैंने कहा कि दैट इज अ ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट आपने क्या बताया? 15 दैट इज times per minute. 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। इसी तरह हार्ट बीट की बात कर लें तो दैट इज हार्ट बीट की बात कर लें। हार्ट बीट कितनी है? दैट इज 72 टाइम्स पर मिनट। इसी तरह अगर आप देखें तो बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37. दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। और ये सारे के सारे अगर देखा जाए तो ये सब कांस्टेंट है तकरीबन नॉर्मल स्टेट में। तो इसका मतलब ये बॉडी की एक ऐसी टेंडेंसी है जिसके बिना पर इंटरनल एनवायरनमेंट को वो कांस्टेंट बनाए हुए है। और जो कांस्टेंट बनाने की टेंडेंसी है बॉडी की दैट इज नोन एज अ होमियोस्टैसिस। यहां तक कुछ बातें क्लियर हुई होमियोस्टैसिस की या नहीं हुई? ठीक है। Yes, sir. तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि होमियोस्टैसिस को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दैट इज अ कांस्टेंट मेटाबॉलिज्म।
कांस्टेंट मेटाबॉलिज्म। इसका क्या मतलब है कांस्टेंट मेटाबॉलिज्म का? इसका मतलब बॉडी के अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये बॉडी की टेंडेंसी है जिसके बिना पर वो इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बनाए हुए है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि when we eat food, यानी जब हम फूड खाते हैं, then the waste are produced। यानी ऑब्वियस बात है कि जब आप खाना खाते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? वेस्ट। ठीक है, तो मैंने कहा कि प्रोड्यूस which can be removed, which can be removed by the body to make a homeostasis। क्या मतलब हुआ इस बात का, जरा बताइए। हाँ जी, बताइए जल्दी से। हम खाना खाते हैं उसके बाद वेस्ट प्रोड्यूस होता है, वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है, उस करना वेस्ट जरूरी को होता है। बॉडी से बाहर फेंकना जरूरी है, और जिससे कि वो बाहर बॉडी से बाहर चला जाएगा तो इससे बॉडी के अंदर होम्योस्टैसिस बना रहेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि वेस्ट बॉडी से बाहर नहीं गया तो क्या नुकसान होगा? तो मैंने कहा कि इफ द वेस्ट is present in body, it cause toxicity or may damage the vital organs। क्या मतलब हुआ इस बात का? अगर वेस्ट बॉडी से बाहर नहीं फेंका गया तो टॉक्सिसिटी पैदा हो जाएगी, और अगर टॉक्सिसिटी पैदा हुई तो ये हो सकता है कि ऑर्गन्स को डैमेज कर दे। समझ रहे हैं? ऑर्गन्स को आपने देखा होगा कि किसी बंदे की अगर किडनी खराब है, इसका मतलब ये हुआ कि उस बंदे की बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहा है, और जब बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहा है तो इस वजह से उनकी बॉडी के अंदर काफी वेस्ट एक्युमुलेट हो जाता है, बॉडी के अंदर काफी वेस्ट रह जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट। और ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर कॉज कर देता है। इसका मतलब हुआ कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है बॉडी के कुछ दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर देता है। क्या ये बात क्लियर हुई? नहीं हुई? Yes, clear. ठीक है, तो मैंने कहा कि अब आते हैं बेसिकली दैट इज द टाइप्स ऑफ वेस्ट की बात कर लेते हैं। तो दैट इज द टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। पहली बात ये बताइए कि कौन सा ऐसा फूड कंपोनेंट है जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है? तो ये बताइए कि आप जो खाना खाते हैं उसमें क्या क्या है? तो आप खाना जो खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, पक्की बात है, उसमें फैट है, उसमें प्रोटीन है, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है। इसी तरह अगर देखा जाए तो विटामिन्स हैं। अगर आप देखें तो मैंने कहा कि इन तीनों के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है। किस किस में नाइट्रोजन मौजूद है? दैट इज प्रोटीन में, न्यूक्लिक एसिड में, विटामिन्स के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन फैट और कार्बोहाइड्रेट में देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जबकि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में देखेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और उसके अलावा नाइट्रोजन है। तो मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा फूड कंपोनेंट है जिसके ब्रेकडाउन होने पर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होगा? सर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो मैंने कहा कि व्हेन प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड digest, it form
नाइट्रोजनस वेस्ट, फॉर्म नाइट्रोजनस वेस्ट। समझ रहे हैं? यानी जब आप प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेंगे तो उससे किस तरीके का वेस्ट प्रोड्यूस होगा? नाइट्रोजनस वेस्ट, which is highly toxic waste, which is highly toxic waste। तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हाईली टॉक्सिक वेस्ट होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? यस सर। और मैंने यहाँ लिखा है शुड बी रिमूव्ड, और ये बॉडी से फौरन रिमूव्ड हो जाने चाहिए जो हाईली टॉक्सिक वेस्ट हैं। तो सबसे पहला नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा है जरा बताइए? प्रोटीन। तो प्रोटीन। इतने बड़े बॉडम हो, प्रोटीन नाइट्रोजनस वेस्ट होगा? नो सर। तो नाइट्रोजनस वेस्ट पूछ रहा हूं, दैट इज द टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो पहला नाइट्रोजनस वेस्ट है अमोनिया। बेटा तुमने लेक्चर सही से देखा ही नहीं है, और सही तो छोड़ो, तुमने देखा ही नहीं है लेक्चर, ये कंफर्म है। तो ये है बेसिकली अमोनिया। दूसरा है दैट इज अ यूरिया, और तीसरा है दैट इज अ यूरिक एसिड। तो ये बताइए कि कितने तरीके के नाइट्रोजनस वेस्ट हैं? 3 टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। कौन कौन से हैं? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो मैंने कहा कि जो एनिमल्स अमोनिया रिलीज करते हैं उनको हम कहते हैं अमोनियोटैलिक। समझ रहे हैं? यानी जो अमोनिया रिलीज करेंगे वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएगा अमोनियोटैलिक। जो यूरिया रिलीज करेंगे वो क्या कहलाएगा? दैट इज अ यूरियोटैलिक। और जो यूरिक एसिड रिलीज करेगा वो कहलाएगा यूरिकोटैलिक। तो मुझे ये बताइए कि अमोनियोटैलिक किसको कहेंगे? जो अमोनिया रिलीज करेंगे। तो मैंने कहा कि एनिमल्स which release, या animals that release अमोनिया, वो एनिमल्स जो अमोनिया रिलीज करेंगे वो क्या कहलाएंगे? दैट इज एन अमोनियोटैलिक। और यूरियोटैलिक कौन से होंगे? जो यूरिया एनिमल्स व्हिच रिलीज यूरिक एसिड। तो एनिमल्स रिलीज यूरिक एसिड, वो यूरिया। एनिमल्स रिलीज यूरिया। फिर क्या है? दैट इज एन एनिमल्स रिलीज यूरिक एसिड। क्या ये बात सही है? यस सर। नहीं है? तो ये याद रहेगा, अमोनियोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। यस सर। यस सर। ठीक है। तो सबसे पहला जो एनिमल्स है, जरा नाम बताइए जल्दी से, क्या है सबसे पहले एनिमल्स का? तो दैट इज अमोनियोटैलिक। अमोनियोटैलिक है। या चलिए पहले नाइट्रोजनस वेस्ट का ही नाम बता दीजिए। तो दैट इज एन अमोनिया। दूसरा नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? यूरिया। तो दैट इज अ यूरिया। तीसरा नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? यूरिक यूरिक एसिड। तो दैट इज अ यूरिक एसिड। और यहाँ पर फिलहाल मैंने लिख दिया है दैट इज अ, चलिए कैरेक्टर्स नहीं बल्कि यहाँ पर आ जाइए कैरेक्टर्स पर। तो सबसे पहले एनिमल्स क्या कहलाते हैं इनको रिलीज करने पर, ये हमें देखना है। तो आइए, अमोनिया रिलीज करने वाले क्या कहलाएंगे? दैट इज एन अमोनियोटैलिक। यूरिया रिलीज करने वाले यूरियोटैलिक। और यूरिक एसिड को रिलीज करने वाले दैट इज अ यूरिकोटैलिक। क्लियर है ये बात? यस सर। दूसरी बात है टॉक्सिसिटी की, दैट इज टॉक्सिसिटी की। तो मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन होगा? अमोनिया। तो ये हाईली टॉक्सिक है अमोनिया। यूरिक एसिड लेस टॉक्सिक है, और यूरिया जो है ये मॉडरेट टॉक्सिक है। दैट इज यूरिया जो है ये मॉडरेट टॉक्सिक है। क्या ये बात सही है?
अगर Yes, रिमूवल Yes, रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ वाटर यानी रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर देयर रिमूवल, क्या मतलब हुआ इस बात का? कि Sir, कितनी पानी की जरूरत पड़ेगी इनको removal रिमूव के लिए करने के water लिए? तो अमोनिया को रिलीज करने के लिए लार्ज अमाउंट चाहिएगा, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। किसको रिलीज करने के लिए? ammonia. और यूरिक एसिड को रिलीज करने के लिए लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, दैट इज अ लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। और अगर यूरिया की बात कर लें तो ये इसके लिए कितना चाहिएगा? तो मैंने कहा Moderate. कि लेस देन या मॉडरेट कह लें, दैट इज ये ज्यादा सही है, दैट इज मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर किसके लिए चाहिए? दैट इज अ यूरिया के लिए। क्लियर है यहां तक बात? नहीं है? yes, Sir, sir. ठीक है, नेक्स्ट आइए। तो मैंने कहा कि कौन से ऑर्गन है जो इनको रिलीज करते हैं, तो दैट इज एन ऑर्गन्स यूज्ड। तो अमोनिया को रिलीज किस किस से किया जा सकता है? तो अमोनिया को रिलीज किया जा सकता है गिल्स से। किससे? गिल्स से या बॉडी सरफेस से। दैट इज बॉडी सरफेस से रिमूव किया जा सकता है। यूरिया को किससे रिमूव किया जा सकता है भाई? यूरिया को तो इसके लिए है दैट इज अ किडनी। ठीक है, किडनी से किसको रिमूव किया जा सकता है? यूरिया। urea. Urea. और यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर पेस्ट की शक्ल में रिमूव हो रहा है, पेस्ट और पैलेट की शक्ल में रिमूव होगा वेस्ट। मैंने कहा कि अगर आप किडनी इसमें देखेंगे यानी मैमल्स में, तो यहां पर क्या हो रहा है कि मैंने कहा कि यहां पर एक चीज ये हो रही है कि अमोनिया ये चेंज हो रहा है किसके अंदर? दैट इज यूरिया में। और इसे कर कौन रहा है? कौन सा ऑर्गन है? तो इसको कर रहा है लिवर। तो ये बताइए कि आपकी बॉडी में ये जो लिवर लगा हुआ है उसका क्या काम है? वो किसको कन्वर्ट कर रहा है यूरिया में? Sir, ammonia को यूरिया में Ammonia कन्वर्ट को कर यूरिया में। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर है ये बात? ये क्यों अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रहा है? क्यों कर रहा है ऐसा? सर क्योंकि वो हाईली टॉक्सिक है। ये हाईली टॉक्सिक अमोनिया है, हाईली टॉक्सिक है। और इसकी बात करें तो ये लेस टॉक्सिक है। तो हाईली टॉक्सिक अमोनिया जो है वो लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट हो रहा है। कौन कर रहा है इस काम को? और दैट इज लिवर। नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जांपल्स पर। एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने कहा कि यहां पर अमोनियोटैलिक में मैंने कहा कि बोनी फिश आ गई। कौन क्या आ गई? दैट इज बोनी फिश। यहां पर अगर देखेंगे तो मैमल्स आ गए। ठीक है, मैमल्स के अलावा कार्टिलेजियस फिश भी। तो कार्टिलेजियस फिश क्या रिलीज करती हैं? दैट इज अ यूरिया। और यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं, दैट इज अ बर्ड्स। ठीक है, और इंसेक्ट्स। तो सवाल मेरा ये है कि बर्ड्स क्यों यूरिक एसिड को रिलीज कर रहा है? ये बताइए, बर्ड्स क्यों यूरिक एसिड रिलीज कर रही हैं? क्योंकि वाटर कम लेती है। क्योंकि उनके रिमूवल के लिए पानी की कम जरूरत पड़ती है और बर्ड्स के पास पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है। और जब बर्ड्स के पास पानी की अवेलेबिलिटी कम है तो इस वजह से बर्ड जो है वो यूरिक एसिड रिमूव कर रही है। क्लियर है यहां तक बात? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आइए, दैट इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स। तो दैट इज एन एक्सक्रीटरी organs in animals।
तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले आ जाइए, डेट इज द फ्लेम सेल्स। दैट इज फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स किन किन एनिमल्स में मिलेंगे ये बताइए। platforms, इन प्लैटीहेलमिन्थेस। किसमें मिलेंगी? फ्लेम सेल्स, दैट इज प्लैटीहेलमिन्थेस। प्लैटीहेलमिन्थेस का मतलब है दैट इज अ फ्लैटवर्म के अंदर। तो मुझे ये बताइए कि फ्लैटवर्म के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? flame cells. फ्लेम सेल्स है। क्लियर है ये बात? यस सर। Yes. दूसरा मैंने कहा कि नेफ्रिडिया पर आ जाते हैं। दैट इज अ नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया आपको मिलेगा किसके अंदर? तो ये मिलेगा अर्थवर्म में। ठीक है, और अर्थवर्म किस में आते हैं? तो सर यूरिया। अर्थवर्म आते हैं एनिलीडा में। इसके बाद अगर देखा जाए तो आ जाइए मालपीजियन टिब्यूल्स पर। दैट इज अ मालपीजियन टिब्यूल्स। मालपीजियन टिब्यूल्स आपको मिलेंगे इंसेक्ट्स के अंदर। मालपीजियन टिब्यूल किन के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? किन एनिमल्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बताइए? इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के अंदर। उसके बाद आ जाइए, दैट इज अ ग्रीन ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड। तो ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड किसमें मिलेंगे? तो ये आपको मिलेंगे प्रॉन के अंदर। किसमें मिल जाएंगे? प्रॉन के अंदर। Prawns. ये बताइए कि ऑल वर्टिब्रेट्स के अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? किडनी। तो दैट इज द Kidney. किडनी। तो किडनी जो है वो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर वर्क करती है एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्या यहां तक क्लियर हुई बात? नहीं हुई? Yes. अच्छा, अगर यहां तक क्लियर हो गई है तो जरा इस डायग्राम को आप देख रहे हैं नहीं? बताइए। यस सर। तो मैंने कहा कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पर आ जाते हैं। तो दैट इज अ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और अगर आप ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें आएगा पहले अ पेयर ऑफ किडनी। क्या आएगा? पेयर ऑफ किडनी। Pair of पेयर kidney. ऑफ किडनी। दूसरा आएगा अ पेयर ऑफ यूरेटर। उसके बाद आएगा यूरिनरी ब्लैडर। और उसके बाद आएगा यूरेथ्रा। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आया है बताइए जल्दी से। पेयर ऑफ किडनी। हाँ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी हाँ, ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक है। अब जरा इस डायग्राम में देख लीजिए कि कौन कौन सी किडनी है, कौन कौन से यूरेटर हैं, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले आ जाइए, एक नंबर पे मैंने लिखा है दैट इज अ किडनी। तो देख लीजिए ये किडनी और ये किडनी है। ये वाली किडनी कौन सी है? दैट इज अ लेफ्ट किडनी या राइट किडनी? सर राइट। Left. आपको जस्ट इस डायग्राम के पीछे खड़े हो जाना होगा। जब भी आपको किसी भी ऑर्गन के बारे में पता करना है कि लेफ्ट है या राइट है, तो आप चुपचाप इस ऑर्गन के पीछे जाके खड़े हो जाइए। जब आप इस ऑर्गन के पीछे जाके खड़े हो जाएंगे तो ये किडनी किस तरफ आएगी बताइए? लेफ्ट में। तो इसका मतलब ये हो गई आपकी लेफ्ट किडनी। और ये वाली कौन सी किडनी हो गई? राइट। ये हो गई राइट किडनी। ठीक है, ये हो गई राइट किडनी। अब अगर आप देखें तो किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड मौजूद है?
एड्रिनल। याद रखिए कि पहले ही समझ लीजिए कि जहां पे भी रीनल लिखा है इसका मतलब किडनी है, यानी रीनल का क्या मतलब है? किडनी। किडनी। ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो रेड कलर की आ रही है, दिखाई दे रही है रेड कलर वाली, दिस इज कॉल्ड एज डोर्सल आवर्टा। दिखाई दे रही है डोर्सल आवर्टा? नहीं? यस सर। ठीक है। डोर्सल माने क्या होता है? डुअल। डोर्सल माने है ऊपर के, और आवर्टा माने क्या है? सर दैट इज मेन अ आर्टरी। लार्जेस्ट आर्टरी। लार्जेस्ट आर्टरी है। तो दिस इज द डोर्सल आवर्टा, जो लार्जेस्ट आर्टरी है। और अगर आप इस ब्लू वाली को देख रहे हैं तो दिस इज एन इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर का मतलब होता है लोअर पोर्शन। इंफीरियर का क्या मतलब है? दैट इज अ लोअर पोर्शन। बात यहां तक समझ गए? और वेना कावा का मतलब क्या है? तो वेना कावा का मतलब है दैट इज अ लार्जेस्ट वेन। ठीक है। ये लार्जेस्ट आर्टरी कहां से निकली थी, किस जगह से ओरिजिनेट हुई थी? तो ये ओरिजिनेट हुई थी लेफ्ट वेंट्रिकल से। बताएं? यस सर। और जो वेना कावा एंटर हो रहा था, ये राइट ऑरिकल के अंदर एंटर कर रहा था। ये रिलीज हो रहा है और ये एंटर कर रहा है हार्ट में। क्लियर है ये बात? अब अगर आप इस रेड वाले पाइप को देख रहे हैं, रेड वाले पाइप को, तो ये बेसिकली आवर्टा है। दिस इज द आवर्टा। समझ रहे हैं? यानी ये बेसिकली हार्ट से निकलकर ब्लड इधर लेके आ रहा है और ये हार्ट में लेकर जा रहा है। ये रहा हार्ट, तो ये इसके ऊपर हार्ट है। तो हार्ट से जो ब्लड निकल के आया है वो किसके अंदर आया है? दैट इज अ डोर्सल आवर्टा में। और उसके बाद जब ब्लड चला गया, वापस जब ब्लड जाएगा तो किसके थ्रू वापस जाएगा हार्ट के अंदर? वेना कावा। दैट इज अ वेना कावा। वेना कावा किसके तरह है? दैट इज अ वेन की तरह। और आवर्टा किसकी तरह है? दैट इज अ आर्टरी की तरह। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। अब अगर देखा जाए तो किडनी के अंदर, अगर आप किडनी के अंदर देखते हैं तो किडनी के अंदर दो पोर्शन नजर आएंगे। एक पोर्शन ये वाला होगा बाहर वाला, एक पोर्शन ये वाला है बाहर वाला। ये जो पोर्शन बाहर वाला है इसको आप कहते हैं कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स का मतलब हो गया दैट इज एन आउटर। कॉर्टेक्स का क्या मतलब है? आउटर। और मेड्यूला का मतलब है दैट इज इनर। तो मुझे ये बताइए कि किडनी के अंदर कितने पोर्शंस हैं? दो। दो। कौन कौन से हैं? कॉर्टेक्स एंड मेडुला। एक है रीनल कॉर्टेक्स और दूसरा है रीनल मेड्यूला। क्या मतलब समझ में आ रहा है इनका? किडनी में एक आउटर पार्ट है, एक इनर। जी, एक इनर पार्ट है। तो जो आउटर पार्ट है उसको क्या कहते हैं हम? कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स। और अंदर वाले पार्ट को क्या कहेंगे? रीनल मेड्यूला। दैट इज रीनल मेड्यूला। तो मैंने कहा कि रीनल कॉर्टेक्स की शक्ल देखेंगे तो ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है। कैसी होती है? दैट इज अ रेडिश ब्राउन। और अगर मेड्यूला की बात करें तो ये व्हाइटिश मटेरियल होता है। कैसा होता है? व्हाइटिश मटेरियल। तो मैंने कहा कि किडनी को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? दो। दो में। कौन कौन सा? रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला। रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला। रीनल कॉर्टेक्स कौन सा पोर्शन था? आउटर पोर्शन। और मेड्यूला कौन सा पोर्शन था? इनर पोर्शन। इनर था। इस रीनल मेड्यूला के अंदर प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? दैट इज नेफ्रॉन। हालांकि नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा रीनल कॉर्टेक्स में भी होता है। यहां तक क्लियर है बात? नहीं है? यस सर। ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये तो बात आ गई किडनी की। इसके बाद अगर आप देखें तो लेफ्ट किडनी ऊपर की तरफ है और राइट किडनी नीचे की तरफ है। दिखाई दे रही है? लेफ्ट किडनी जो है, आपने कहा कि
लेफ्ट किडनी लाई upper side than right kidney. क्या ये बात सही है? यस सर। ठीक है, चलिए ये बात कंप्लीट हुई। इसके बाद ये बताइए कि इन किडनी से क्या चीज निकल के आए हैं, ये क्या निकल के आ रहा है? सर यूरिया। दैट इज यूरेटर लिखा हुआ है, देखो बेटा ये यूरेटर है, ये वाला देख रहे हो, ये है यूरेटर। तो देख लो इधर भी यूरेटर है और इधर भी यूरेटर है, दिखाई दे रहा है यूरेटर। और ये यूरेटर Yes, sir. किसके अंदर जाके ओपन हो रहा है? यूरिनरी ब्लैडर। तो दैट इज अ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जा रहा है। और यूरिनरी ब्लैडर फर्दर किस में ओपन हो रहा है? ये लिखा है यूरेथ्रा। दैट इज यूरेथ्रा के अंदर। क्लियर है ये बात? यस सर। नहीं है? चलिए जल्दी जल्दी से बताइए दोबारा से। सबसे पहले क्या था पार्ट? पेयर ऑफ किडनीज।